नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारत के भूभौतिक विभाजन की चौथी कड़ी प्रायद्वीपीय पठार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण एवं इसकी आकृति, विस्तार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसका प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पश्चिमी विस्तार है यह अरावली पर्वतमाला एवं दिल्ली तक है। अरावली पर्वतमाला एवं दिल्ली की सीमा तक है। और उसके बाद जो इसका पूर्वी सीमा का विस्तार है, पूर्वी सीमा का विस्तार इसका राजमहल की पहाड़ियों एवं पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों एवं पूर्वी घाट तक इसका विस्तार है। और उसके बाद जो है इसकी पश्चिमी सीमा गिर की पहाड़ियां एवं पश्चिमी घाट। और उसके बाद जो दक्षिणी सीमा है इसकी, दक्षिणी सीमा जो है इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां। और उसके बाद जो पूर्वी सीमा है इसकी, पूर्वी सीमा शिलांग, मतलब उत्तर पूर्वी सीमा जो है, उत्तर पूर्वोत्तर भारत में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत में यह शिलांग का पठार एवं कार्बी आंगलोंग का पठार, शिलांग का पठार एवं कार्बी आंगलोंग का पठार तक इसका विस्तार है। और जो इसका मेन मुख्य भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार का, यह त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का जो मुख्य भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य भाग लगभग त्रिभुजाकार आकृति वाला है। त्रिभुजाकार आकृति वाला है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई जो है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है 600 मीटर से 900 मीटर, लगभग 600 मीटर से 900 मीटर तक प्राप्त होती है। 600 मीटर से 900 मीटर तक प्राप्त होती है। और जो इसका प्रायद्वीपीय पठार है यह पैंजिया का भाग है। पैंजिया एवं पैंथालासा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी के निर्माण के समय केवल पृथ्वी का जलीय भाग जो पैंथालासा कहलाता था और पृथ्वी का स्थलीय भाग जो पैंजिया कहलाता था। तो जब इसका दोनों का मतलब इसमें जब अलगाव हुआ पैंजिया में, तो पैंजिया जो है दो भागों में विभाजित हुआ। पैंजिया जो है दो भागों में विभाजित हुआ, एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। तब यह गोंडवाना लैंड के उत्तरी विस्तार के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो है प्रायद्वीपीय भाग भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। यह जो है क्रिस्टलीय आग्नेय, यह भाग प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण मुख्यतः क्रिस्टलीय
आग्नेय एवं रूपांतरित शैल तंत्रों से हुआ है। आग्नेय एवं रूपांतरित शैल तंत्रों से हुआ है। आग्नेय एवं रूपांतरित शैल तंत्रों से हुआ है। इसका जो ढाल है, ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ को कम होती जाती है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होती जाती है। इसी कारण इसकी जो ढाल प्रवणता वह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ढाल प्रवणता इसकी प्रायद्वीपीय भाग की ढाल प्रवणता पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इस कारण इसकी अधिकांश नदियां जो है, इसकी अधिकांश नदियों का जो बहाव है वह इस क्षेत्र की इसी कारण इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसे गोदावरी हो गई, गोदावरी नदी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी इत्यादि। कावेरी इत्यादि नदियों का जो प्रवाह है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ पे जो प्रवाह क्षेत्र है इसमें अपवाद भी प्राप्त होता है। अपवाद की बात करें हम तो अपवाद जो है नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। अपवाद के रूप में यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियां, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपवाद स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में समाहित हो जाती हैं। प्रवाहित होकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। अरब सागर में समाहित हो जाती है। ये नर्मदा और ताप्ती जो दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर इस कारण प्रवाहित होती हैं क्योंकि यह भ्रंश
घाटी, भ्रंश घाटी में प्रवाहित, भ्रंश घाटी में प्रवाहित नदियां, ये दोनों भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। और ये बता दें कि जो नदियां पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, वो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अधिकांश नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, अधिकांश नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, जिससे इनमें जो है मलबा की कमी होती है, मलबा ज्यादा एकत्रित नहीं होता है, इस कारण ये जो है ज्यादा जमाव अपने मुहाने पर नहीं कर पाती हैं। इससे जो है यहाँ पे अरब सागर में जो है एस्चुरी का निर्माण होता है। जबकि जब ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो हैं, ये जो है लगभग उसका डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसे जो है पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत को जो है पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण कई पठारों को मिलाकर हुआ है। तो इसमें मुख्यतः जो है 4 पठारों की बात की जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो है अरावली या केंद्रीय उच्च भूमि, इसके अंतर्गत जो है इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में है ये। सर्वप्रथम इसको जो है केंद्रीय उच्च भूमि, उसके बाद जो है पूर्वी पठार, उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, उसके बाद जो चौथा नंबर है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब इसमें जो है केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय उच्च भूमि को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत पहले अरावली पर्वत श्रेणी, पहला जो है अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बाद जो है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, उसके बाद जो है मालवा का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद जो है चौथे नंबर पे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद जो है विंध्यन श्रेणी, उसके बाद जो है सतपुरा श्रेणी, विंध्यन श्रेणी के बाद जो है आपको सतपुरा श्रेणी की बात करते हैं। इसी के अंतर्गत आते हैं सतपुरा श्रेणी। 7 श्रेणी, 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 7
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस केंद्रीय उच्च भूमि के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका आरावली पर्वत के बारे में, मेवाड़ का पठार, उसके बाद मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार आदि के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको यह मेरा वीडियो सही लगा हो, इंटरेस्टेड हो या इंटरेस्टिंग हो और कंटेंट अगर सही लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।